नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं एपीएन और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो है बिहार से। बिहार की सियासत में ये एक बड़ी खबर, महागठबंधन में अब तक सहमति नहीं बनी है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। कई सीटों पर आपस में ही टकराव सामने आ रहे हैं। गठबंधन में अब तक सहमति नहीं बनी है और कई सीटों पर आपस में ही कैंडिडेट लड़ेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से महागठबंधन की स्थिति किस तरह से सामने आ रही है। बिहार की में बड़ी सियासत और महागठबंधन में अब तक कोई सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। बिहार में विपक्षी गठबंधन में सीटों की साझेदारी पर अब तक कोई घोषणा नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान जो 6 नवंबर के लिए हैं, वहां नामांकन भरने का समय शुक्रवार को खत्म हो गया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर की वहां पर 121 सीटों पर जो मतदान है, इन 121 सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दलों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आपस में ही आमने सामने हैं। आगामी सोमवार तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उससे पहले कुछ सीटों पर ये समस्या सामने आ सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दूसरे चरण के चुनाव में जो 11 नवंबर है, 122 सीटों पर मतदान है और इसके लिए पर्चा भरने की तारीख जो है वो 20 अक्टूबर। महागठबंधन में जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, सीपीआई और विकासशील इंसान पार्टी, अब भी इन दलों के बीच दर्जनों सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। महागठबंधन में शामिल पार्टियां एक तरफा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। तो महागठबंधन जिस सोच के साथ ये गठबंधन बना है, आप समझ सकते हैं कि अगर आपस में ही इस तरह से तकरार अभी से सामने आ रहा है तो इसका भविष्य क्या होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद दानिश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, जिस तरह के संकेत सामने आ रहे हैं, ये तो महागठबंधन के लिए बहुत ही बुरी बात है। जी देखिए, लगभग जो है दोनों दल जो है अपने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया, मगर एनडीए में जो है लगभग साफ तस्वीर है कि जिसको जहां मिली है वो अपना महागठबंधन में अभी तक जो है ना कि सीट को लेकर जो है क्लियर किया गया कि कौन सीट पर किस दल को मिला है। साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे सीट है जहां पर आरजेडी के भी कैंडिडेट है और उनके सहयोगी दल के भी कैंडिडेट है। जैसे बात कर ले दरभंगा में गौड़ा बौड़ाम है, जहां आरजेडी ने अफजल अली खान को टिकट दे दिया था। उसके बाद जो है उसी शाम जो है रात में जो है देर रात जो है मुकेश सहनी से गठबंधन का पूरा फिक्स होने के बाद जो है मुकेश सहनी ने अपने भाई को वहां से सिंबल देकर जो संतोष सहनी को भेज दिया था। तो नेक्स्ट डे जो है महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी, अभी तक जो ये बात आ रही है कि दोनों प्रत्याशी ने ये नॉमिनेशन किया, साथ साथ अब एक लेटर आरजेडी की तरफ से दिया गया है कि जिसमें जो है उसमें बताया गया है कि उनके वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ गठबंधन दल के मुकेश सहनी के पार्टी से ही उम्मीदवार है। तो ऐसे में जो है देखा जा रहा है कि लगभग जो है कुछ कुछ सीटें पर जो है पेच फंसा हुआ है महागठबंधन में, और उसकी तस्वीरें अभी तक किसी नेता ने भी साफ नहीं की है। आप सेकेंड फेज का टिकट का बंटवारा चालू है। तो फर्स्ट फेज में जो 121 सीट पर था उस पर तो लगभग जो है कहीं कहीं पर दो प्रत्याशी हो चुके हैं, मगर सेकेंड फेज में भी अब देखना बाकी है कि क्या इस फेज में भी जो है इसी तरह का जो है ये होगा। दानिश, आप लगातार पार्टियों के संपर्क में हैं और क्या आपको क्या लग रहा है, महागठबंधन की तरफ से कोई इस समस्या के सुलझाव के लिए, इसके समाधान के लिए कुछ उनके पास सूत्र है, कोई कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है या मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, सबसे जो अहम बात है, पहले महागठबंधन में जो सीट का बंटवारा को लेकर हुआ था तो सबसे पहले सीपीआईएम को लेकर बैठा गया था, जिसमें उन्होंने फर्स्ट डे में ही रात में 1 बजे तक उनको क्लियर कर दिया गया। तो वहां तक क्लियर चला। फिर कांग्रेस और वीआईपी में जब मामला आई तो कांग्रेस वहां पर मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे आला कमान से ऊपर से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आपको क्लियर कर पाएंगे। वीआईपी भी लगातार जो है नाराजगी दिखा रहे थे, क्योंकि उनका सीधा कहना था कि हम उप मुख्यमंत्री चाहिए, 40 सीट चाहिए। उसके बाद ये देखा गया कि कांग्रेस से भी थोड़ा सा बॉन्डिंग बनने के बाद जो है वीआईपी से बिगड़ा मामला। फिर भी कांग्रेस के जो नेता ये है
उन्होंने साफ साफ इससे वीआईपी के मुकेश सहनी से बात की और उन्होंने समझाया कि आपको सब चीज हम लोग दिया जाएगा, एक एमएलसी, एक राज्यसभा और 15 सीट की मामला, कुछ ऐसे कुछ मामला निकल के आए। तो जिसके बाद जो वीआईपी के मुकेश सहनी ने इस मामले को उन्होंने कहा ठीक है हम इस पर तैयार है, मगर अभी तक जब तक किसी नेता के द्वारा ये नहीं कहा जाता कि हाँ 15 ही सीट और राज्यसभा या एमएलसी है, तब तक इस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। बिल्कुल दानिश, चलिए आप नजर बना कर रखिए, जैसे कुछ और अपडेट या कोई समाधान निकल कर आता है आपसे हम फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो है बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 प्रत्याशी यहां उतरेंगे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर बिहार आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी गठबंधन को लेकर कई तरह की संभावनाएं जताई थी, लेकिन बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे पर सार्थक बातचीत नहीं देखकर अब बिहार, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा में यह फैसला लिया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 प्रत्याशी उतारे थे। 5 प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में महागठबंधन को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। झारखंड में राजद और कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, ये भी ऐसी तैयारी हो रही थी। जिन 6 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं उसमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पिरपैंती, मनिहारी और जमुई शामिल है। ये सभी 6 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की है। बता दें कि पहले जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव में 16 सीटों वो उसको देने की मांग कर रहा था और बाद में वो 12 सीटों पर आ गया। इसे लेकर जेएमएम के कुछ नेता पटना भी गए थे। तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई बड़े नेताओं से बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी तो वापस लौट आए। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। तो इस समय की ये भी एक अहम मोड़ वाली खबर है, जहां पर ये बात सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 प्रत्याशी उतरेंगे। राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसके समापन पर वो बिहार आए और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी गठबंधन को लेकर कई तरह की संभावनाएं उस वक्त पर जताई थी, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं वो सोचने पर मजबूर कर रही हैं। बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे पर सार्थक बातचीत अभी तक नजर नहीं आई और इसी को लेकर ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। तो इस पर हमारी नजर रहेगी कि आखिर क्या होता है, और जिस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस पेच के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है और समाधान क्या निकलेगा वक्त के साथ सामने आएगा। और खबरों में फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब खबर अयोध्या से। 9वें दीपोत्सव पर 26,11,101 दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए राम की पैड़ी तैयार है और यहां 56 घाटों पर 30,000 स्वयंसेवकों ने 29 लाख दिए बिछा दिए हैं। इसके बाद गिनीज बुक की टीम ने ड्रोन की मदद से बिछाए गए दियों की काउंटिंग की। आज इन दियों में तेल और बाती डालने की प्रक्रिया शुरू होगी। अवध विश्वविद्यालय के घाट संयोजकों और प्रभारियों की निगरानी में आवासीय परिसर, संबद्ध कॉलेजों और इंटर कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने स्वयंसेवकों ने दिए बिछाने का काम जारी रखा। दोपहर में तेज धूप के बावजूद छात्र छात्राएं पूरे मनोयोग से इस काम में जुटे रहे। कई घाटों पर दियों से रामायण कालीन प्रसंग, बड़े दिए की आकृति और रंगोली दीप उकेरे गए हैं। घाट नंबर 10 पर 80,000 दिए से स्वास्तिक सजाई गई है। इससे पूरी दुनिया में शुभता का संदेश जाएगा। काफी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक भी दिए बिछाने की प्रक्रिया को देखने पहुंचे और इसमें मददगार भी बने। 29 लाख दिए एक साथ जलेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि क्या नजारा होगा। सीएम वहां पर योगी खुद मौजूद रहेंगे और जिस तरह की तैयारियां हैं वो बड़ी ही मनोहारी हैं, भव्य हैं। और जिस तरह की ये परंपरा शुरू हुई है वो लगातार इस बार भी जारी है। परिस्थितियां
विकट होकर भी अगर धूप है, मुश्किलें हैं, तो भी लोगों का उत्साह और राम के प्रति और धर्म के प्रति जो एक आस्था वो यहाँ पर नजर आ रही है। बड़े दिए की आकृति, रंगोली और दीप उकेरे गए हैं और घाट नंबर 10 पर 80,000 दिए से स्वास्तिक सजाई गई है। ये पूरी दुनिया में जिस तरह का ये संदेश जा रहा है, जिस तरह से धर्म को लेकर तमाम लोग आस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो सराहनीय है। पर्यटकों का एक तांता यहाँ पर और लोगों की नज़रें जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, इस बार भी वैसे ही जारी है। तो इसको लेकर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और तस्वीरें आप तक पहुंचती रहेंगी। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो है उत्तराखंड से। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की तैयारी। स्थापना दिवस पर विशेष सत्र की तैयारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो सकती हैं इसमें शामिल और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। यह सत्र राज्य की रजत जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, जो 9 नवंबर को है। इस दौरान राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा होगी। क्या क्या कार्यक्रम होंगे उसका विवरण भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हो सकती हैं और सदन को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में शामिल होने की संभावना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश प्रेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भी इसमें शामिल होने की संभावना है? हाँ बिल्कुल, बात करें हम उत्तराखंड की तो 25 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है। इसी को लेकर एक भव्य समारोह का आयोजन करने की तैयारी की जा रही है। उसी को लेकर विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को घोषित लगभग हो जाएगा, पर माना जा रहा है कि 3 और 4 वैसे तो मुख्यमंत्री को कह दिया गया है कि आप तय करिए कि कब होना है ये सत्र, जो विशेष सत्र होगा विधानसभा का, ये कब होना है आप तय कीजिए। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 3 और 4 नवंबर को ये सत्र होगा और उसके साथ ही 9 तारीख को धूमधाम से पूरी रजत जयंती को मनाया जाएगा, जिसको लेकर जिस तरह से आपने भी बताया है कि राष्ट्रपति के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई दोनों में से कोई एक जो है वो उत्तराखंड आ सकता है, संबोधित कर सकता है उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की विधानसभा को, या फिर कहें कि उत्तराखंड के लोगों को जिस तरह से संबोधित करेंगे, तो उसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। और 3 और 4 तारीख को विशेष सत्र और उसके साथ ही 9 तारीख को जो है वो भव्य तरह से उत्तराखंड का जो रजत समारोह है वो मनाया जाएगा। बिल्कुल योगेश, आपने बताया कि कोई एक आ सकता है, तो ये कोई आधिकारिक इसको लेकर अभी सूचना है या अभी संभावना जताई जा रही है, और बाकी क्या तैयारियां चल रही हैं इसको लेके? अभी फिलहाल जो है इसको लेकर कोई भी वो नहीं है कि तय नहीं है कि कौन आएगा या फिर आएंगे भी कि नहीं आएंगे, पर इतना है कि उत्तराखंड जो है, जो सरकार है वो चाहती है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आग्रह करें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आग्रह करें हम राष्ट्रपति से, और उनमें से कोई एक आ जाए, ताकि जो जिस तरह से उत्तराखंड अब एक युवा अवस्था में पहुंच गया है, 25 साल की उम्र पूरा करने जा रहा है, तो ऐसे में अब उत्तराखंड की जनता को अगर संबोधित करते हैं इनमें से कोई एक, तो ये उत्तराखंड के लिए अच्छा होगा और इसी को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका, और बाकी आप नज़र बना के रखिए, कुछ और अपडेट आता है तो हम आपके पास आएंगे और दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। रजत जयंती पर कार्यक्रम के जो विवरण है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हो सकती हैं और सदन को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में शामिल होने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय विशेष सत्र की तैयारी में जुटा हुआ है। विधानसभा में राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।
इसके साथ ही साथ 1 से 9 नवंबर तक राज्य स्थापना सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड भवन के उद्घाटन से राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। यूपी के बुलंदशहर का जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर में दौड़ती बस आग का गोला बन गई। नेशनल हाईवे 34 पर यह हादसा हुआ, जहां बस जो है आग का गोला बनती हुई दिखी। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो तस्वीरें में चीजें दिख रही हैं वो काफी भयावह है। बस में सवार यात्रियों ने चलती बस से कूदकर जान बचाई। लगभग 70 यात्री इस बस में सवार थे। तो तस्वीरें आपके सामने, जिस तरह की तस्वीरें हैं वो काफी डराने वाली हैं। 70 यात्री इसमें सवार थे और लोगों ने वहां से कूदकर अपनी जान बचाई। बिना फिटनेस के नेशनल हाईवे 34 पर ये डग्गा मार बस दौड़ रही थी। आरटीओ विभाग की ओर से ये घोर लापरवाही की बात सामने आई है। आरटीओ विभाग की लापरवाही के कारण यहां बड़ा हादसा हो सकता था। इस तरह की बस को आखिर किस तरह से जाने दिया गया, कैसे पास किया गया, ये बड़ा सवाल। आरटीओ विभाग की लापरवाही के कारण बड़ा हादसा हो सकता था। थाना खुर्जा देहात के सामने नेशनल हाईवे 34 का ये मामला है। तस्वीर आपके सामने, जिस तरह से बस आग का गोला बनी हुई है, यहाँ कईयों की जान जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि चलती बस से कूदकर लोगों ने जान बचाई। इस बस में 70 यात्री सवार थे। अंदाज़ा लगाइए, अगर स्थिति विकट होती या दरवाजे नहीं खुलते तो वहाँ कई लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन घोर लापरवाही की बात क्लियर तरीके से सामने आती हुई दिख रही है। यूपी के बुलंदशहर में ये बस बिल्कुल आग का गोला बनी हुई है। लापरवाही, बड़ी लापरवाही। ज़रूरी नहीं है कि जब हादसे हो जाएं तभी आँख खुले, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये एक बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है। इस पर हमारी नज़र रहेगी, क्या कुछ होता है, क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इन तरह के खबरों को हम लगातार लेकर आते रहते हैं और इसमें जो भी कार्रवाई होगी उसका अपडेट भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उत्तराखंड से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के हादसे की खबर सुनते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फोन किया। साथ ही उन्होंने हादसे में हरीश रावत के सुरक्षित बचने पर ईश्वर को शुक्रिया कहा। सीएम धामी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि हरीश रावत के काफिले में शामिल गाड़ियां शनिवार देर रात मेरठ जिले के खड़ोली मोड़ पर दिल्ली देहरादून राजमार्ग यानी AH-58 पर आपस में टकरा गई थी। पुलिस ने बताया कि हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके साथ काफिले में शामिल अन्य लोग सुरक्षित हैं। पुलिस अधीक्षक यातायात राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि हादसा शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच उस समय हुआ जब हरीश रावत का काफिला दिल्ली से देहरादून जा रहा था। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सोमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री ने खुद हालचाल लिया है, अभी एग्जैक्ट स्थिति क्या है? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हादसा है वो कल हुआ था और खुद इस बात की जानकारी जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उन्होंने दिया था। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट डाली थी, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सभी सुरक्षित हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद सबको पता चला था कि हरीश रावत की जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद एक दो वीडियो भी सामने आई थी जिसमें दिखाई दे रहा था कि किस तरह से उनकी गाड़ियां जो है एक दो गाड़ियां टकरा गई और काफी चिंता का बात थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनसे बातचीत की, उनसे हालचाल जाना। उन्होंने भी बताया, पोस्ट किया मुख्यमंत्री ने कि मैंने भी उनकी हालचाल जाना है, वो बिल्कुल स्वस्थ है और हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें।
लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है जी। वो अभी दिल्ली से जब वो लौट रहे थे तब भी हादसा हुआ, क्योंकि फिलहाल अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, दिल्ली जो हाईवे है वहां से वो लौट रहे थे और खुद जो अगर कहें तो अभी फिलहाल जो जानकारी वो ये है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी उनको चोट नहीं आई है और जितने उनका गनर हो या फिर उनका ड्राइवर हो वो खुद हो, सभी पूरी तरह से सुरक्षित है। बहुत ये राहत की बात है कि कहीं से कोई किसी को चोट नहीं आई, कोई बहुत मुश्किल की बात सामने नहीं आई। बाकी आप नज़र रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश इस जानकारी के लिए। तो तमाम खबरों के बीच ये सब खबरें हमने आप तक पहुंचाई। आप लगातार जुड़े रहिए, लेकिन फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही।